Good morning, student. Class 9, Chapter 1 in Economic Quotient, Village of Palampur. Chapter का overview है a story of a hypothetical village called Palampur to introduce some basic concept relating to production. Small scale manufacturing, dairy, transport, etc. are carried out on a limited scale in the village. Various resources combine to produce the desired goods and services in the village. It means एक विलेज है पालमपुर, यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर से रिलेटेड अदर ऑक्यूपेशंस जो हायर किए हुए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, डेयरीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन हैं, एक्सेट्रा. यहाँ पर जो विलेज पर्पस जो लिमिटेड स्केल्स हैं, वेरियस रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में काम आते. इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं हम. पालमपुर इज़ अ स्मॉल विलेज वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन लाइक रायगंज. तो पालमपुर जो है एक स्मॉल विलेज है, बहुत अच्छे से कनेक्टेड है विलेजेस के साथ. बलॉक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स टाइप्स ऑफ विजिबल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन द रोड ऑफ पालमपुर. इट मीन्स ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जो हैं, चाहे वो हम एक कॉमन पर्पस से देखें या एक ह्यूज ट्रांसपोर्टेशन से देखें, सब कुछ इस पालमपुर विलेज में हमें अवेलेबल. दिस विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल एंड ऑल्सो हैज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर run by the government and 1 private dispensary. It means विलेज में ट्रांसपोर्टेशन से लेकर हमें प्राइमरी सोर्स ऑफ नीड कंप्लीट है. यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स हैं, हाई स्कूल्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती हैं, प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी हैं. अबाउट 450 डिफरेंट caste families are living here. Okay, out of them 80 upper caste families have land majority in this village. 1/3 of total population is covered by scheduled caste. यहाँ पर 450 डिफरेंट कास्ट फैमिलीज रहती हैं, उसमें से 80 जो हैं अपर कास्ट फैमिलीज हैं जिन्होंने मेजॉरिटी लैंड लेकर रखी है. 1/3 जो टोटल पॉपुलेशन है वो शेड्यूल कास्ट की है. मोस्ट ऑफ दी हाउस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन. ज़्यादातर हाउसेज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग एंड फार्मिंग आर द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द विलेज पालमपुर. स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन, शॉप कीपिंग और फार्मिंग इस विलेज की मेन एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में यूज होने वाले सिस्टम क्या मेन है. द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस. ऑर्गेनाइजेशन से मीन्स इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, प्लांट्स एक्सेट्रा. ओके, बात अगर हम सिर्फ इंडस्ट्रीज की करें तो हम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी हम ये देखते हैं कि अगर हम मान लो अगर हमारे लिए हमें एग्रीकल्चर हमारे लिए हमारा ऑक्यूपेशन, तो उस एग्रीकल्चर के लिए भी हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट चाहिए होगी वो लैंड चाहिए. राइट है ना. जब लैंड ही नहीं होगी एग्रीकल्चर किस पे करें. सेम कंडीशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स पे आते हैं, इट मीन्स इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज पे आते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लैंड. लैंड नहीं होगी तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाएंगे कहाँ बच्चा पार्टी, कहाँ लगाएंगे, नहीं लगा सकते. लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन. नेचुरल रिसोर्सेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारी लैंड. लैंड के बाद हम क्या देखते हैं कि उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ वाटर फैसिलिटीज़ हैं, फॉरेस्ट है, मिनरल्स हैं. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीवियस क्लास मीन्स 8th क्लास में हमने जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ देखी थी तो हमने ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या क्या लोकेलिटीज़ की, क्या क्या एनवायरनमेंट की, क्या क्या किस सेक्टर की, किस ट्रांसपोर्टेशंस की और किन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. राइट.
लैंड के बाद हम लेबर पे आते हैं। तो हमारी दूसरी एसेंशियल चीज़ है लेबर, यानी हमें देखना है कि भाई लैंड तो मिल गई, तो यहाँ पर जो हमने लैंड खरीदी है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक लेबर पहुँच सकती है कि नहीं। अगर मान लो हमारी फैक्ट्री इतनी दूर है कि लेबर के आने जाने में उनका बहुत सारा पैसा खर्चा होता है, तो वो क्यों हमारी फैक्ट्री में आकर इतने वर्किंग आवर पर काम करेगी? या तो वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेगी, तो उससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा कम। तो हमें ऐसी लैंड खरीदनी पड़ती है जहाँ लेबर रिक्वायरमेंट हमारी पूरी तरीके से फुलफिल हो सके। थर्ड रिक्वायरमेंट जो हमारी है वो है फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल, the third requirement is physical capital, that is the variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? भाई फिजिकल कैपिटल वो चीज़ें कि किसी भी प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो इनपुट्स होते हैं, जो प्रोडक्शन के ड्यूरिंग जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसे हम फिजिकल कैपिटल कहते हैं। इस फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plough tools, sophisticated machines such as generator, turbine, computer, etc. Tool machine buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. तो दो चीज़ें आती हैं हमारी इस फिजिकल कैपिटल में, एक तो फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स कैपिटल क्या होता है भाई, एक बार हम मशीन लगा देते हैं तो हम हर 2 महीने बाद मशीन थोड़ी ना बदलते हैं। तो मशीन एक बार सेटअप हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग होता है, उसका मेंटेनेंस होता है। लेकिन एक बार सेटअप होने के बाद दोबारा बार बार नहीं निकाली जाती और बार बार नई मशीनरी सेटअप नहीं की जाती। तो मशीनरीज हुई, टूल्स हुए, कंप्यूटर्स हुए, बिल्डिंग्स हुई। बिल्डिंग्स हर 2 महीने में थोड़ी चेंज करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीज़ें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप में हमारे प्रोडक्शन के ड्यूरिंग हमारे काम आती है, वो सब कुछ हमारे लिए हमारा फिक्स्ड कैपिटल है, यानी वन टाइम परचेस करो, लॉन्ग लाइफ यूज करो, राइट। दूसरा आता है हमारा वर्किंग कैपिटल। भाई वर्किंग कैपिटल में 2 सिंपल टर्म्स है। वर्किंग कैपिटल में 2 सिंपल टर्म्स है, एक है रॉ मटेरियल, दूसरा है मनी। इसे वर्किंग कैपिटल क्यों कहते हैं भाई, प्रोडक्शन में हमारा रॉ मटेरियल भी यूज़ होता है और हमारी मनी भी यूज़ होती है। ये वर्किंग कैपिटल और मनी एक तरह से सर्कल के रूप में काम करते हैं। देखो, अगर हमें कोई प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा डिमांडेड पे मिली कि भाई इतने पैकेट्स ऑफ चिप्स बनाने, हम क्या करेंगे, हम ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ठीक है। ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा कैपिटल चाहिए, पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, मनी, ठीक है। तो जब ज़्यादा मनी से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। ज़्यादा प्रॉफिट आया मतलब ज़्यादा मनी आ गया, ज़्यादा मनी आ गया तो फिर से ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदेंगे, राइट। तो ये एक सर्कल है ना। मान लो कम डिमांड है, कम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कम प्रॉफिट आएगा। तो एक सर्कल है जो चल रहा है, रॉ मटेरियल मनी, रॉ मटेरियल मनी, रॉ मटेरियल मनी। तो ये एक सर्कल है जो मनी एंड रॉ मटेरियल पे बैलेंस करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो ये वर्क ही कर रहा है ना, ज़्यादा प्रोडक्शन है तो ज़्यादा प्रॉफिट है, ज़्यादा रॉ मटेरियल है तो ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो एक वर्क कर रहा है ना, वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड यानी जो एक बार खरीदने के बाद दोबारा खरीदने की ज़रूरत नहीं, बिल्डिंग, मशीन, टूल्स एक्सेट्रा। सेम वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ह्यूमन कैपिटल। ये क्या है? ह्यूमन कैपिटल मीन्स दैट लेबर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेलिंग पर्पस।
human capital, there is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This days is called human capital. भाई ह्यूमन कैपिटल क्या है? सिंपल आ रहा है. ह्यूमन भी कब से कैपिटल बनने लग गए, माइंड में सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या करें. तो बच्चा सीधी बात है, सिंपल थिंग्स है कि जब ह्यूमन नहीं होंगे, हाउ वी यूज दिस थिंग्स, हाउ वी यूज दिस वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, लैंड, लेबर, मशीनरीज, हाउ इज इट यूज? इट इज इम्पॉसिबल टू यूज, राइट? जब ह्यूमन ही नहीं होंगे, थिंक अबाउट, ये लैंड किसने खरीदी? ह्यूमन ने. ये मशीनरी कौन चलाएगा? ह्यूमन. ये टूल कौन यूज़ करेगा? ह्यूमन. ये मनी कौन यूज़ करेगा? ह्यूमन. रॉ मटेरियल कौन लाएगा? ह्यूमन. इस रॉ मटेरियल से रेडी टू यूज़ गुड्स कौन बनाएगा? ह्यूमन. यानी जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, लैंड, लेबर एक्सेट्रा जो भी चीज़ें देख रहे हैं, जब तक ह्यूमन उसको अपनी नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से यूज़ नहीं करेगा, क्या वो चीज़ें यूजेबल होंगी? बिल्कुल नहीं. रेडी टू यूज़ गुड्स बनने के बाद अगर वो मार्केट तक ह्यूमन उसको नहीं पहुंचाएंगे, ह्यूमन उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, वो चीज़ यूजेबल हुई? बिल्कुल नहीं. इट मीन्स कोई सी भी थिंग्स हो, कुछ भी हो, जब तक ह्यूमन अपनी नॉलेज, अपने एंटरप्राइज, अपने एक्नॉलेजमेंट से उसको यूज़ नहीं करते, वो चीज़ वेस्ट है. तो हुआ ना ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन इज अ एसेंशियल कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स की तरफ चल. स्कूल है, ठीक है, क्लासरूम है, ओके, क्लासरूम में स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, दैट ऑल्सो ओके. मैनेजमेंट है, ओके. अब क्या होगा? अब क्या कमी लग रही है? टीचर की. भाई टीचर ही नहीं होगा तो स्कूल कैसे चलेगा? क्लासरूम्स में आपकी स्टडी कैसे होगी? इट इज इम्पॉसिबल ना बच्चा. सेम थिंग्स, जब तक ह्यूमन किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेगा, वो चीज़ जो है यूजेबल नहीं होगी. इसीलिए हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं. अंडरस्टैंड? फार्मिंग इन पालमपुर. भाई फार्मिंग इन पालमपुर में फर्स्ट पॉइंट है. भाई अब पालमपुर में फार्मिंग की बात करते हैं तो लैंड इज फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है. अबाउट 75% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग इन पालमपुर. यानी मेन ऑक्यूपेशन भाई एग्रीकल्चर है वहाँ का. Land area under cultivation is fixed. There has been no expansion in land area under cultivation since 1960. Change in method of cultivation. Multiple cropping and modern farming are the method of cultivation used in Palampur to increase the production from land. भाई जो पालमपुर है वहाँ पर क्या होता है कि जो एरिया है वहाँ पर मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम होता है. मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब, और मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ किया जाता है. मल्टीपल क्रॉपिंग यानी एक लैंड होती है, मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्न मीन्स कि ये जो लैंड है, एग्जाम्पल, ठीक है, इस लैंड को कर दिया इन्होंने डिवाइड, और इस लैंड को जब डिवाइड किया इन्होंने 4 पार्ट में, 3 पार्ट में, 2 पार्ट्स में, अब अलग अलग पार्ट में इन्होंने अलग अलग टाइप्स की क्रॉपिंग. इन अ ईयर a particular land divided into different sector and different parts of the land provided different types of crop called multiple cropping system. तो लैंड जो होती है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की क्रॉपिंग की जाती है, उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम. ओके,
और मॉडर्न फार्मिंग मेथड आप बहुत अच्छे से जानते हो। मॉडर्न फार्मिंग यानी जितनी भी HYV सीड्स यूज़ करना, न्यू मेथड के टूल्स यूज़ करना, नई वेराइटी ऑफ सीड्स यूज़ करना, यूरिया यूज़ करना, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, सारी चीज़ों को यूज़ करके हम जो फार्मिंग करते हैं उसे हम मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग कहते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग, मेथड ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग इज यूज्ड इन पालमपुर, कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप इन द सेम पीस ऑफ लैंड at same or different time is known as multiple cropping. For example, jawar and bajra growing during rainy season, potato is produced between October and December, wheat is produced during winter season. तो मल्टीपल क्रॉपिंग में हम क्या देखते हैं कि एक ही लैंड पे एक साथ बहुत सारी क्रॉप हो रही है, या फिर एक ही साल में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग सीज़न में एक ही लैंड पे अलग अलग क्रॉप की जा रही है। इससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी लेवल होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिजर्व होकर रहती है। एक ही टाइप की क्रॉप करते रहते हैं ना, तो फर्टिलिटी खो देती है सॉइल अपनी, उसमें जो मैग्नीशियम्स वगैरह जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्थ डाउन हो जाती है सॉइल की। तो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप करने से उस सॉइल की फर्टिलिटी लेवल जो है वो बनी रहती है। मॉडर्न फार्मिंग, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आर यूज एज अ रिजल्ट सेम पीस ऑफ लैंड प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। अभी हमने बात किया था मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पर हम हाई यील्डिंग HYV सीड्स यूज़ करते हैं और एक बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड को ट्राई किया था। इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन फैसिलिटेट द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस using high yielding variety of seeds instead of the traditional seeds. The HYV are capable for producing more amount of grain on one plant. इस HYV के बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमने देखा है कंट्री में व्हीट और राइस की क्रॉप के अंदर, वो अपने आप में एक मिसाल है। यानी इस HYV सीड्स ने ट्रेडिशनल सीड्स को डिस्प्लेसमेंट कर दिया और उसकी जगह ले ली, और इसके बाद जो ग्रेन की क्वांटिटी में इंक्रीजमेंट हुई है वो देखने लायक थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हम सिर्फ HYV सीड्स की बात नहीं करते, हम ग्रीन रेवोल्यूशंस में हम इरिगेशन सिस्टम, बेटर इरिगेशन सिस्टम, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, यूरिया, जितनी भी चीज़ें हमारे क्रॉपिंग मेथड में आती हैं हम वो सब कुछ यूज़ करते हैं, जिससे हमारी जो वैरायटी ऑफ क्रॉप है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक ही प्लांट्स पे हम बहुत सारे क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिपोर्ट इन मॉडर्न फार्मिंग नेचुरल रिसोर्स आर ओवर यूज्ड। भाई साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बात ये हो रही कि भाई जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था एक अच्छा था, हर एक चीज़ एक लिमिटेशन तक अच्छी होती, ओवर यूज़ करोगे तो भी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो एक चीज़ मॉडर्न फार्मिंग मेथड बहुत अच्छा था, बट लोग क्या कर रहे हैं, इसको बहुत ओवर यूज़ कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर, रिवर्स एंड लेक्स आर पॉल्यूटेड बाय द वे ऑफ यूजिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। क्या हो रहा है, ये जितने लैंड पे हम देख रहे हैं जितने केमिकल यूज़ कर रहे हैं, ये कितने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारे रिवर्स, लेक्स जो हो रहे हैं, इनका जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, गंदा हो रहा है, यूज़ नहीं हो रहा है। ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर कहाँ से जाता है, अर्थ से ही नीचे जाता है ग्राउंड वाटर। तब अर्थ पे ही केमिकल यूज़ होगा तो वो ग्राउंड वाटर भी क्या होगा, केमिकल के साथ ही नीचे जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि ज़मीन जो है वो यूजेबल नहीं रही। अब बहुत सारी ज़मीन जो है अब बिल्कुल फर्टिलिटी खो चुकी है, अब उस पर क्रॉप ही नहीं हो सकती। ग्राउंड वाटर डिस्ट्रॉय हो चुका है, बहुत कम हो चुका है नीचे ग्राउंड वाटर, क्यों, केमिकल जा रहा है साथ में। केमिकल फर्टिलाइजर ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। Chemical fertilizer also kill bacteria and other microorganisms in the soil which are essential for the growth of plants, right?
Distribution of land. About 1/3 of 450 families are landless in Palampur. भाई 450 फैमिलीज में से 1/3 पार्ट जो है वो लैंडलेस है, यानी उनके पास ज़मीन नहीं है. 240 families cultivate small plots of lands that is 2 hectares in size and remaining 60 families cultivate more than 2 hectares of land. 240 families जो हैं वो स्मॉल प्लॉट्स यानी उनके पास बहुत छोटी ज़मीन है, उसमें से 60 फैमिली ऐसी जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, 2 हेक्टर से ज़्यादा है. A few of the large farmers cultivate 10 hectares or more than hectares of land. कुछ ही फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, यूज ऑफ लैंड. लेबर. Some farmers are work on their own lands and some worked on another land for which they receive wage. कुछ फार्मर्स अपने ही लैंड पे वर्क करते हैं क्रॉपिंग के लिए, कुछ फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है वो किसी और की लैंड पे जाके वर्क करते हैं जिनसे उन्हें वेजेस मिलती है. वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड. वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप एंड वन फ्रॉम एक्टिविटी टू अनदर. भैया वेजेस जो है उन्हें कैश में मिलती है या अदर टाइप्स ऑफ कुछ भी मिल जाता होगा, जैसे गेहूँ दे देना, कितने 2 किलो 4 किलो जो भी है ग्रेन दे देना, तो इस टाइप में उनके पास वेजेस उनकी डेली आ जाती है. वेजेस जो होती है वो रीजन टू रीजन चेंज होती है, क्रॉप टू क्रॉप चेंज होती है. जैसे वीट की क्रॉप होगी तो उसको हार्वेस्ट करने के लिए एक अलग वेजेस है, राइस की क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करने के लिए अलग. ह्यूज कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन द मेथड ऑफ मॉडर्न फार्मिंग. कैपिटल तो भैया मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए कैपिटल ज़्यादा चाहिए. ऑब्वियस है, जब इतने सारे प्रोसेस आप यूज़ करोगे तो उसके लिए कैपिटल तो ज़्यादा ही चाहिए होगा. स्मॉल फार्मर्स हैव लैक ऑफ कैपिटल. दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स एंड मनी लैंडर्स एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है तो वो अपने फार्मर्स से जो बड़े लैंड ओनर्स हैं उनसे मनी को बोरो करते हैं, यानी उनसे मनी लेते हैं, कर्जा लेते हैं एक हाई इंटरेस्ट पे, यानी जो उसकी इंटरेस्ट रेट होती है, ब्याज की जो दर होती है बहुत ज़्यादा होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपिटल विच आर मोस्टली यूज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सेलिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट. Surplus products are sold to medium or large farmers by the small farmers. After that, medium and large farmers sell their surplus directly to the market. जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को बड़े फार्मर्स को बेच देते हैं. तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं वो उन प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करके सीधा जाते हैं और डायरेक्टली मार्केट में उन्हें सोल्ड आउट करते हैं. The traders buy the products from market and sell the products to shopkeeper in the towns and cities. फिर जो ट्रेडर्स होते हैं वो उन मार्केट से उन्हें एक लार्ज अमाउंट में वो सारी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और वो जाकर बेचते हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर जो है टाउन एंड सिटीज़ में इन प्रोडक्ट्स को बेचता. तो ये एक सिस्टम चलता है. और इसके साथ आज हमने बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर लिए इस चैप्टर के, बाकी हम कल नेक्स्ट देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.